सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु। क्या सो आप सभी ठीक ठाक फंटास्टिक एंड सुपर हो गए। यहाँ पे अनदर सेशन होने वाला है फिजिक्स नहीं साइंस का। साइंस मीन्स ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली 20 क्वेश्चन का सेशन होता है। पार्ट नंबर 6 होने वाला है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ आपको, 15 पार्ट इसके कराऊंगा। डेफिनेटली इससे बार आपका कोस्ट गार्ड नाविक डीबी पे आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। जीडी की प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपको डीबी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ने वाले हो। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। बाकी एयरफोर्स वाई ग्रुप, एयरफोर्स एक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, एयरफोर्स एक्स के लिए तो होता ही है डेफिनेटली। नेवेसर एमआर के लिए भी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो डेफिनेटली आप अटेंड कर सकते हो। डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन उसी लिए बनाया जाता है। बाकी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। मैं बता देता हूँ, आपका जो कोस्ट करना है डीबी का पेपर होता है वो 10th के लेवल पे होगा। मीन्स 10th के लेवल का वहाँ पे साइंस आने वाला है, तो उतना डिफिकल्ट आपका पेपर नहीं आएगा। और वैसे भी कोस्ट गार्ड ने स्पेसिफाई बता रखा है, क्योंकि टाइम उसमें बहुत कम दे रखा है उन्होंने। ऑलरेडी 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, एक तरफ 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, तो काफ़ी टाइम कम है। और टाइम कम है तो डेफिनेटली पेपर आपका ईजी आने वाला है। और अगर पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ आपका बहुत कम चला जाएगा। सिंपल सा लॉजिक अपने पास पता है। पूछा है मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। भाई यहाँ पे एक फ़ारेनहाइट में, दूसरा सेल्सियस पे है। यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, ये भाई 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 32 फ़ारेनहाइट पे, 32 सेल्सियस पे, 100 सेल्सियस पे, ठीक है। ये जीरो मुझसे पावर पे जा नहीं रहा था टाइपिंग में, तो उसके लिए सॉरी, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कुछ ऐसा था। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पूछ लेता है कि फ़ारेनहाइट में बताओ, तो वो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, कभी कुछ भी पूछ सकता है आपको। मान लो -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, केल्विन पे, सॉरी। कोई भी मान एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, आपका दे दिया जैसे 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है, और आपसे पूछ लेगा फ़ारेनहाइट में बताओ, तो इसके लिए फार्मूला आपको पता होगा, C/5 F-32/9। सी का मान यहाँ पे 37 रखा है, यहाँ पे आपको 37 रख लेना। सॉल्व कर लोगे इसे तो F का मान 98 फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड की ओर। सेकेंड है, परम शून्य ताप होता है। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, ओके। सिंपल है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। -273 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे इतना सब कुछ ज़्यादा हो गया टाइपिंग में, तो उसके लिए सॉरी, बट मतलब इंग्लिश वाला इंग्लिश में किया था, उसके बाद हिंदी वाला हिंदी में किया था, ठीक है, मतलब डिजिट ही, तो इस वजह से। तो 273 डिग्री सेल्सियस पे है केल्विन पे, ठीक है। तो 273, लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस पे होता है, -273 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब जल के हिमांक में कम ताप की, ठीक है, कम ताप के ऋणात्मक ताप द्वारा प्रदर्शन करते हैं, ओके। तो गैस का ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है, कम नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इस ताप पर आपका जो मतलब वो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाता है। इसी ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई याद कर सकते हो, परम शून्य ताप होता है, कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले कुछ बता देता हूँ, दिन आगे बढ़ता हूँ। आपको बताना है कि 20 में कितना स्कोर रहता है आपका। देखो, अनअकैडमी में प्लस लेने के लिए मैं बता दूं, अगर लेना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो, 1 महीने का ही कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और एयरफोर्स का तो मैं बोलूँ ऑलमोस्ट 45 डेज बचे हुए, तो आप 1 मंथ का लोगे तो मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ। और अगर कल लेते हो तो भाई 3 तारीख को लोगे तो आपका 3 तारीख को खत्म होगा, लेकिन आपके पास 10-15 दिन सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। यहाँ पे इंडिया टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हुए मिल जाते हैं। आपको सारी की सारी चीज़ें जो ऑफलाइन में नहीं मिलती, उससे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको ऑनलाइन में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ऑफलाइन में इंडिविजुअल क्लासेस भी लेते हो तो भाई 500 3 कोचिंग इंग्लिश फिजिक्स मैथ के लेते हो तो भी 1500 लगता हो, देन रेंट साथ में। लेकिन यहाँ पे रेंट आपका बच जाता है, घर पे रहते हो, टाइम बच जाता है, सबसे बड़ी चीज़ें यही होती हैं। तो बाई करो और प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन D50 डाल देना। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे चले जाना, मतलब जैसे ही कोड डालोगे तो इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कोई न्यू पैचेस यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, जैसे मिशन एनडीए 45 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अभी। बाकी ऑलरेडी मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। दिया हुआ है तांबा, उष्मा और विद्युत का
क्या होते हैं? तांबा, उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, नन ऑफ एबव। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे बता दो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तांबा और उष्मा जो होते हैं मीन्स कॉपर और हीट जो होते हैं वो दोनों के दोनों गुड कंडक्टर होते हैं। सबसे गुड कंडक्टर कौन होता है? वो आपका सिल्वर होता है। ठीक है, 3rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उष्मा के नियम द्वारा दिए गए हैं। उष्मा का नियम मान लो किसने दिया है? तो वो दिया है जूल ने। किसने दिया है? जूल ने दिया। जूल कहाँ के थे आपको पता है क्या? मैं बता दूं, जूल मतलब ये जो रूल आया था एग्जैक्ट आई थिंक 1841 में आया था। कब आया था? 1841 में आया था। जूल मतलब किस देश के साइंटिस्ट थे? इनका पूरा नाम पता है क्या आप में से किसी को? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जेम्स प्रेस्कोट या प्रेमकोट, प्रेस्कोट था आई थिंक। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट जेम्स प्रेस्कोट जूल पूरा इनका नाम था। और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले थे यहाँ पे। तो उष्मा के नियम द्वारा दिए गए, किसके द्वारा दिए गए? जूल के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे बता दूं फैराडे का दूसरा नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पे पूछा जाता है। लाइक आपको वही होगा ना, आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इस वजह से मुझे याद है। तो डेफिनेटली ये पूछा भी बहुत बार गया है, फैराडे का दूसरा नियम। ठीक है, जो आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों वाला चैप्टर उसी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक सौर जल तापक गर्म पानी प्राप्त करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ओके, ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। किसमें? धूपदार दिनों में। किस दिनों में इसका यूज नहीं किया जा सकता? किसका यूज नहीं किया जा सकता? सोलर वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? सनी दिनों में, क्लाउडी दिनों में, हॉट डे में या फिर विंडी डे में। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 5 पे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बादल भरे दिनों में। इसका मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा लॉजिक आपको देता हूँ। होता क्या है कि जो सौर जल तापन प्रणाली होती है, एक मतलब ऐसी प्रणाली होती है भाई जो सौर ऊर्जा का उपयोग घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक जरूरतों में करते हैं। ठीक है, पानी को गर्म करना, लाइक हम जब वाटर को हीट करते हैं मतलब पानी को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं। ठीक है, पानी को बॉयल क्या करते हैं? मतलब पानी को जब गर्म करते हैं, ठीक है, हॉट करते हैं दुनिया में। तो होता क्या? पानी को गर्म करना दुनिया में सौर ऊर्जा का सबसे आम प्रयोग है। ठीक है ना, सबसे मतलब नॉर्मल सी थिंग है। तो बादल जो होते हैं, बादल भरे दिनों में सौर ऊर्जा जल तापन में गर्म पानी प्राप्त करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किताब की SI इकाई है तो कौन सी होती है? केल्विन होती है। ठीक है, केल्विन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बारे में आपको पता ही है, रिलेशन -40 डिग्री पे आपका दोनों का दोनों सेल्सियस मतलब सेम होते हैं। केल्विन तो आपका SI और सेकंड के बारे में तो आपको पता ही होता है। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने प्रतिपादित किया? किसने परिभाषित किया? ये तो भाई आपने बचपन से सुना ही होगा। आपने बोला भाई न्यूटन के ऊपर सर मतलब वो सेब गिर जाता, बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और मतलब इसका फार्मूला क्या होता है? F=G m1m2/r²। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका मास हो जाता है, ये आपका ग्रेविटेशनल हो जाता है मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है, आर आपका मतलब डिस्टेंस हो जाता है, ये आपका फोर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण वही होता है ना, दो चीजें किसी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं अपनी ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तारे का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है? उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पे। ठीक है, सतह के तापमान पे। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आस्क किया हुआ था नेवी MR के एग्जाम पे, लास्ट टाइम नेवी MR के एग्जाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उष्मा द्रव और गैस में किस ढंग से बदली जाती है? जो आपकी हीट होती है उसे द्रव, लिक्विड एंड गैस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? जो आपकी हीट होती है उसे कैसे लिक्विड एंड गैस में ट्रांसफर किया जाता है? तो चालन के कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या उपरोक्त सभी। वैसे मैं बता दूं इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा मोस्टली करके चांसेस होते हैं। तो आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता कर लेना है। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या होता है कि आपको जो संवहन होती है ना, संवहन द्वारा ऊष्मा द्रव और गैस में बदलती है। संवहन द्वारा जो आपकी ऊष्मा होती है द्रव और गैस में बदल जाती है। संवहन प्रक्रिया में होता है क्या? द्रव और गैस के कण ऊष्मा को लेकर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करते हैं। ठीक है, संवहन प्रक्रिया में क्या होता है कि आपकी जो मतलब संवहन प्रक्रिया में द्रव और गैस के कण जो होते हैं, ठीक है, लिक्विड एंड गैस के जो मॉलिक्यूल लाइक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो उच्च ताप से मीन्स हाई टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर बोल सकते हो की ओर गति करते हैं, मीन्स मोशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो भाई कैलोरीमीटर होता है। कौन सा होता है? कैलोरीमीटर होता है। अगर यहाँ पे 2-3 और दिए हुए हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक आपका है गैल्वेनोमीटर, तो ये धारा की प्रबलता,
ठीक है। धारा की प्रबलता मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पथमापी क्या होता है? पथमापी जिसे हम ओडोमीटर बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है, ये रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत बार ये आया हुआ, रीजनिंग पे आ जाता है। तो वो सड़क मतलब सड़क की लंबाई मेजर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर लाइक तरंगों, किसी तरंगों के स्पेक्ट्रम के बारे में जानने के लिए, किसी तरंगों के स्पेक्ट्रम के बारे में जानने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर वैसे था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जो आई थिंक अभी तक टॉपिक जो हो रहा था वो हीट टॉपिक से क्वेश्चन थे। अभी जो टॉपिक हो रहा है वो हो गए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मीन्स धातुएं और अधातुएं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अयस्क के संकेंद्रण की विधि जो अयस्क तथा अशुद्धियों के बीच में अंतर का प्रयोग करती है, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मतलब मान लो अलग अयस्क को जो अलग अलग करने की विधि, मीन्स अशुद्धियों को, मीन्स उनमें जो इम्प्योरिटी होती है उन्हें डिफाइन करती है, उन्हें डिफरेंट करती है, उन्हें अलग अलग डिवाइड करती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे लेविगेशन बोलते हैं, उसे लेविगेशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का मैं बता देता हूँ। लेविगेशन जो होता है अयस्क के संकेंद्रण की एक विधि होती है। अयस्क के संकेंद्रण की एक क्या होती है? विधि होती है, जो अयस्क तथा अशुद्धियों के बीच में अंतर करने के लिए प्रयोग की जाती है। मीन्स लेविगेशन एक विधि होती है जो अयस्क तथा संद्रण तथा अयस्क तथा अशुद्धियों के बीच में उसका जो लाइक डिफरेंस करने के लिए, ठीक है, उनमें जो इम्प्योरिटी होती है उसे क्लियर करने के लिए इसे हम यूज में लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 की ओर। निम्न में कौन सा द्रव अधातु है? इनमें से कौन सा द्रव है जो अधातु है? तो वो भाई कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ठीक है, अब यहाँ पे बताता हूं अब कैसे। यहाँ पे तो देखो पूछा अधातु है, द्रव अधातु यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, ब्लड इज नॉन मेटल। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, पारा एक है जो एक धातु होता है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में, ठीक है, मीन्स लिक्विड टाइप में पाई जाती है। ठीक है, आपका पारा किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि धातु है। जबकि आपका गैलियम भी एक धातु होता है। ये जो गैलियम दिया हुआ है ना, ये भी एक धातु है। आयोडीन है तो जरूर, लेकिन वो ठोस अधातु है। कैसी है? ठोस अधातु है। जबकि हमसे पूछ रहा है द्रव अधातु, तो कौन सा ऑप्शन बचता है? बस एक ही तो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ठीक है, पारा आपका मान लो धातु हो जाता है, गैलियम भी धातु हो जाता है, आयोडीन जरूर अधातु है, लेकिन भाई ठोस अधातु है। जबकि हमसे पूछ क्या रहा है? द्रव अधातु कौन सा है? तो वो तो डेफिनेटली हम ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धातु जिन्हें छुरी से काटा जा सकता है, वो धातुएं जिन्हें छुरी से काटा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? तो देखो 13 पे राइट आंसर क्या होगा? हम उन्हें बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, NaNK जो होता है, Na&K। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना, दोनों के दोनों बहुत सॉफ्ट होते हैं, आई मीन बहुत मुलायम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें दुर्बल धात्विक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दुर्बल धात्विक जो बंध होते हैं ना, इनमें जो जुड़े होते हैं, ये बहुत पतले लाइक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इन्हें आसानी से चाकू से लो हमने काट दिया, काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि दो धातु जिन्हें छुरी से काटा जा सकता है वो कौन से होते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम होते हैं। 13 बाद 14 नंबर, ब्रेड टोस्टर के टूटे हुए हैंडल को बदलने के लिए आप निम्न में से कौन सा पदार्थ पसंद करेंगे? जो ब्रेड टोस्टर होता है, ठीक है, उसका हैंडल टूट गया है, अब इनमें से कौन से पदार्थ का लाइक आप पसंद करोगे जिससे उससे फिर से बनाया जा सके? 14 पे पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर लकड़ी। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ में जाना चाहेंगे, लकड़ी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमरे में जलते हुए कोयले के साथ सोना क्यों उचित नहीं है? मतलब भाई कमरे में सो रहे हो और मतलब जलता, मतलब सो रहे हो, मतलब सोने का प्लान हो और पता लगा कि कोयला वोयला को हमने जला के रख लिया, अभी प्लान सही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? बता सकते हो रीजन? चलो बताओ फिर। तो मैं चलो इसका आंसर करता हूँ। 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्यों? वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, CO जिसे आप बोलते हो, ठीक है, CO2 नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, CO जिसे बोलते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हो सकता है जो यदि निश्वास की जाए तो बहुत विषैली गैस बहुत ही विषैली पाई गई है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो सकता है। मतलब कमरे में अगर आप कोयला वोला लगा के लाइक सो जाते हो कि भाई मेरा कमरा गर्म रहे, ऐसा वैसा, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल सकती है और भाई उससे आपको नुकसान हो सकता है, लाइक विषैली टाइप की वो होती है। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कमरे में जलते हुए कोयले के साथ उचित नहीं होता है, क्योंकि जलते हुए कमरे में मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हो सकता है, यदि निश्वास की जाए तो बहुत विषैली पाई गई है। ठीक है, अगर उसे मतलब देखा जाए तो बहुत विषैली पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि निम्न में कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? तो सबसे टॉप पे भैया सिल्वर रहता है, फिर आपका तांबा आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर कि एक्स धातु से बनी वस्तु को वायु के संपर्क में लाने में कुछ दिन बाद उसका रंग हल्का काला हो जाता है, वह धातु है। सुनो एक बार क्वेश्चन फिर से, कि एक धातु है, एक्स धातु है,
बनी वस्तु को वायु के संपर्क में लाने में कुछ दिन बाद उसका रंग है जो काला हो जाता है, वह धातु इनमें से कौन सी है? 17 चांदी, एल्यूमिनियम में सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड गोल्ड। सो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सिल्वर, चांदी। चांदी धातु से बनी वस्तु की वायु में संपर्क में लाने के कुछ दिन बाद उसका रंग हल्का सा काला हो जाता है। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 18 वह रत्न जो पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, ये ऑलरेडी मैंने कराया था जीके वाली सीरीज में क्वेश्चन, ये वाले मतलब ये वाला, यहाँ पे पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? पुखराज नहीं बोलते, उसे मरकत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मरकत बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम होता है? बताओ, रजत, पारा, स्वर्ण या फिर तांबा? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारा का गलनांक सबसे कम होता है। पारा क्या होता है? सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, उसमें भी आपका लिक्विड टाइप मतलब कंडीशन में पाया जाता है। अतः इसका गलनांक सबसे कम होता है, जबकि रजत, तांबा और स्वर्ण ठोस होते हैं। आपका स्वर्ण हो गया, रजत हो गया, और जो लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, ये सभी ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मरकरी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं, जो आपको बताना है कि वो एक ऑप्शन ही मैंने गायब कर दिया यहाँ पे, आई थिंक मैग्नीशियम था। ठीक है, अब बताना आप कमेंट में कमेंट करके कि निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है, तो बता सकते हो कमेंट में। और कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट में बताना, ना समझ में आए तो भी बता सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ यू लाइक इट, डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।